तो बच्चों स्टार्ट करें हम लोग आज की अपनी टॉपिक। हमारा टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब इसमें सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि एलोट्रोप्स वर्ड का मतलब क्या है। एलोट्रोप्स हम किसको बोलते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप एग्जांपल से समझो, जैसे कॉपी है और बुक है। कॉपी और बुक दोनों किसी से बने हुए हैं? पेपर से बने हुए हैं, है ना? दोनों पेपर से बने हुए हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंस है, प्रिंटिंग में थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन अगर दोनों की केमिकल कंपोजिशन बोली जाए तो दोनों की केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है। जो केमिकल कंपोजिशन कॉपी की है, एग्जैक्टली वही केमिकल कंपोजिशन किसकी है? बुक की है। फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, दोनों दिखने में अलग अलग लगता है, बट दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो बिल्कुल सेम है। तो उस तरह के सब्सटेंसेस जो कि दिखने में अलग अलग होंगे, मतलब फिजिकल अपीयरेंस जिसकी अलग अलग होगी, लेकिन केमिकली दे आर सेम, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स। मतलब जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, कहने का मतलब उसकी जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस अलग अलग, लेकिन केमिकली अगर वो सब्सटेंस देखेंगे हम लोग तो केमिकली इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सब्सटेंस। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के सब्सटेंस को बोलेंगे एलोट्रोप्स। अब जैसे कार्बन है, कार्बन अगर हम 100% प्योर कार्बन की बात करें तो 100% प्योर कार्बन तीन फॉर्म्स में होते हैं। आपको दिखेगा डायमंड के फॉर्म में, जिसमें वो 100% प्योर फॉर्म में 100% कार्बन है। ग्रेफाइट के फॉर्म में, ग्रेफाइट में भी ये 100% प्योर कार्बन है। और एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलएरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलएरीन। तो ये तीन सब्सटेंसेज हैं जिसमें कि कार्बन 100% प्योर फॉर्म में आपको अपीयर होगा, विजिबल होगा। कार्बन इस तीनों फॉर्म में 100% प्योर फॉर्म में होता है। इस तीनों फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तीनों फॉर्म का नाम होगा एलोट्रोप्स। ये तीनों फॉर्म किसके एलोट्रोप्स कहलाएंगे? कार्बन के एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये 100% प्योर कार्बन। अब ये कैसे पता चला कि 100% प्योर कार्बन है? ये ऐसे पता चला कि इफ they are burnt in air, if they are burnt in air, अगर हम एयर में बर्न करें तो they will produce CO2 only। सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा और वो सब्सटेंस क्या होगा? वो सब्सटेंस होगा CO2। दूसरा कोई सब्सटेंस ही वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अगर वो कार्बन है तभी तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ बर्न हो करके इट इज प्रोड्यूसिंग CO2। यही कार्बन डायमंड में भी है, यही कार्बन ग्रेफाइट में भी है और यही कार्बन बकमिंस्टर फुलएरीन में भी है। तभी जाकर के ये कार्बन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वहां पे सिर्फ एक सब्सटेंस बना रहा है और वो सब्सटेंस क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैसे ये पता चल गया? देखो यहाँ पे डायमंड की अपीयरेंस आपने देखा ही होगा कि डायमंड की अपीयरेंस बिल्कुल अलग होती है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट भी आपने देख रखा है, पेंसिल की जो लीड में यूज किया जाता है। और बकमिंस्टर फुलएरीन आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा बकमिंस्टर फुलएरीन, बट ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा पुराना सब्सटेंस नहीं है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड सब्सटेंस है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है हमें।
बकमिस्टर फुलैरिन के बारे में जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी इस पे रिसर्च वर्क चल ही रहा है, आपके सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें इस दोनों के बारे में डिटेल में आज पढ़ना है, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो जबकि इसकी फिजिकल अपीयरेंस, डायमंड की फिजिकल अपीयरेंस ग्रेफाइट की फिजिकल अपीयरेंस से बिल्कुल अलग होती है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग दिखने में लगेगा, बट अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज CO2। अब इससे पता क्या चला कि ये सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ है, ये तीनों के तीनों सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से बने हुए हैं, एंड दैट इज कार्बन। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम एलोट्रोप्स बोलते हैं, और एलोट्रोप्स शो करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपिज्म। द प्रॉपर्टी to form allotropes is allotropism। इसको क्या बोला जाता है, एलोट्रोपिज्म बोला जाता है। तो दिस what is allotropism? Allotropism is the property to form allotropes। तो सबसे पहला जो हमारा एलोट्रोप है वो है डायमंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, देखो डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, फुलैरिन हो, ये तीनों का तीनों सब्सटेंस सिर्फ एक ही चीज से बना हुआ है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कार्बन। तो निश्चित है कि अगर ये तीनों एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलैरिन, तो निश्चित है कि वहां पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट होने के लिए उसमें कार्बन की जो प्रेजेंस होगी वो प्रेजेंस अलग अलग तरीके से होगी, है ना, तीनों जगह पे कार्बन की प्रेजेंस अलग अलग। तो यहाँ पे डायमंड में कार्बन की जो प्रेजेंस होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जैसे कार्बन, ये एक कार्बन है तो इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने आप को 3 डायमेंशनल शेप में इस तरीके से अरेंज करते हैं, ये इस तरीके से अरेंज करते हैं। एक्चुअली ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक कार्बन 4 और कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे मैं आपको इसको समझा सकता हूं, ये देखो मैं अभी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रल पोजीशन पे कार्बन है, ये कार्बन सेंट्रल पोजीशन, मेरे फिंगर को आप इस तरह से कार्बन मान लीजिए, यहाँ पे इस जगह पे कार्बन मान लीजिए, एक कार्बन ऐसे। देखो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे इस जगह पे मेरे फिंगर पे, इस पे मेरे फिंगर पे ध्यान दो, ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन इस टिप पे, एक कार्बन इस टिप पे, एक कार्बन इस टिप पे, और एक कार्बन इस टिप। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो बॉन्डिंग है इस बीच की, ये बॉन्डिंग एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। ये यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल भी सेम होगा, इधर से इधर का एंगल भी सेम होगा, इधर से इधर का एंगल भी सेम होगा। अब आप चाहे इसको ऐसे देखो, चाहे इसको ऐसे देखो, चाहे इसको ऐसे देखो, चाहे इसको किसी भी एंगल, किसी भी तरीके से देखो, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये जो देख रहे हो आप, इधर से भी देखो तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल दिखेगा। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कार्बन बीच में हो गया, ठीक है, ये कार्बन बीच में हो गया और ये चारों कार्बन उसके साइड। अब
हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ, ये कार्बन इधर फिर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, तो देखो 3 इधर और 1 इधर, 4 कार्बन एटम हो गया। फिर ये भी इधर जो है 3 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, 4 कार्बन एटम के साथ। हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच, जितने भी कार्बन हैं हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच, इस तरीके से 4 कार्बन एटम के साथ अटैच। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हर एक एंगल की जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट सेम होगी, और ये वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। अब इसमें मिनट क्या होता है, ये जो मिनट हमने शो किया यहाँ पे, मिनट, 1 minute is considered to be 1 degree divided by 60। अगर हम 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री, 1 मिनट, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये एंगल जो है दैट इज 109 डिग्री 28, यही स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है 4, हाइड्रल का मतलब होता है फेस, जिसके 4 फेस हो, 4 फेस स्ट्रक्चर, 4 फेस स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम लोग इसको टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डायमंड को, डायमंड में जो कार्बन की जो मतलब स्ट्रक्चर अरेंज होती है दैट इज एक्चुअली टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस पता ही होगा आप लोग को, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हो गया। अगर हमें नेचुरल डायमंड के बारे में थोड़ा सा चीज आपको याद रखें कि नेचुरल डायमंड जो होता है, नेचुरल डायमंड प्रिपेयर होता है लगभग 70,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 17,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रिएट होता है। और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल डायमंड, ठीक है। तो नेचुरल डायमंड की फॉर्मेशन के लिए लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी रिक्वायर्ड है, 70,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड है, और टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है दैट इज अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं हम लोग डायमंड की प्रॉपर्टीज। डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप यही याद रखिएगा, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस दैट इज नोन। इसकी डेंसिटी, क्योंकि जितने भी कार्बन हैं सारे कार्बन एक दूसरे से काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड, और कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के कारण इसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी वेरी हाई डेंसिटी। ये सबसे पहला पॉइंट तो आप इसी को मान लो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी, melting point and boiling point, that will be extremely high, बहुत ही ज्यादा हो। इवन आप समझो ना कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही छोड़ो, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही मत करो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वही है लगभग 3930 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अचीव करना ही काफी मुश्किल काम, इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है, कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड हैं। देखो हर एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड हैं तो इसके पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो इट विल बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रीजन क्या है बैड कंडक्टर होने के कारण? क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ही इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज वेरी हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये इसका होता है लगभग 2.42 के आसपास। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या टर्म है, ये आपको हम रिफ्रैक्शन वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका
उसमें हम आपको समझाएं। इट इज इनसॉल्युबल, इट इज insoluble in almost all type of solvent। ये किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। इतने भी किसी भी सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। तो इतनी प्रॉपर्टी याद रखिए, ये सफिशिएंट प्रॉपर्टी है। देखो डायमंड के यूजेज जो है आप जानते ही हो। सबसे पहला जो यूज है इसका वो ज्वेलरी मेकिंग में होता है। ज्वेलरी मेकिंग तो इसका सबसे पहला यूज हो गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होता है ज्वेलरी मेकिंग में। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे यूज होता है डायमंड? देखो डायमंड आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि सारा डायमंड नेचुरल डायमंड ही होता है, नहीं। डायमंड आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल और नेचुरल डायमंड में थोड़ा डिफरेंस होता है। इतनी हाई टेम्परेचर और इतनी हाई प्रेशर अचीव करना बहुत आसान काम नहीं होता। इसलिए जो भी आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं वो बहुत बड़े साइज के नहीं होते, छोटे छोटे साइज के। जो एडी है, आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं, वो काफी छोटे छोटे साइज के होते हैं। और इसका कहाँ यूज किया जाता है? और इसका यूज किया जाएगा कटिंग ऑफ ग्लास, टाइल्स, मार्बल। डायमंड को इवन वी यूज टू कट डायमंड ऑल्सो। डायमंड को हम यूज करते हैं टू कट डायमंड। कटिंग ऑफ ग्लास, टाइल्स, मार्बल, दूसरे तरह के डायमंड्स को कट करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग एट द टिप ऑफ ड्रिलिंग मशीन। एट टिप ऑफ ड्रिलिंग मशीन, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन के टिप पे, अब ड्रिलिंग मशीन में हार्ड सब्सटेंस को ड्रिल करना होता है तो उसके टिप पे आर्टिफिशियल डायमंड का यूज किया जाता है। इसका और कहाँ यूज किया जाता है? इसका यूज करते हैं हम लोग सर्जिकल नाइफ में। इन सर्जिकल नाइफ, सर्जिकल नाइफ, इस सब जगहों पे जो है आर्टिफिशियल डायमंड का यूज किया जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि जो है नेचुरल डायमंड का यूज हम लोग, इस सब नेचुरल डायमंड काफी कॉस्टली होता है, नेचुरल डायमंड का यूज नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे सारे केसेस जितने भी यहाँ पे पढ़े आपने, सब के सब आर्टिफिशियल वहां पे डायमंड का यूज किया जाता है। सर्जिकल नाइफ में एक सर्जिकल नाइफ है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैराटोम। कैराटोम जो सर्जिकल नाइफ है दैट इज यूज्ड इन कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी के लिए यूज होता है। और कैटरैक्ट सर्जरी में कैराटोम की जो टिप होती है, क्योंकि वहां पे एकदम एक्यूरेट प्रिसाइज कटिंग चाहिए हमें। जब हम आई की जो ऊपर पार्ट है, कॉर्निया की पार्ट है, कॉर्निया की पार्ट को कट कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमें एकदम एक्यूरेट कटिंग चाहिए। एक्यूरेसी काफी हाई होनी चाहिए। तो वैसी केस में हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कार्बन होने के मतलब डायमंड होने के कारण उसमें पॉइंट काफी ज्यादा पॉइंटेड होता है, तो कटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो ये हो गया, इस सब जगहों पे हम लोग यूज करते हैं डायमंड का। सर कार्बन की क्या तीनों एलोट्रोप सॉलिड नेचर के होते हैं? हाँ, तीनों सॉलिड होते हैं। तो सर कभी ऐसा कोई केस होता है कि एलोट्रोप्स गैसेस या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? 3 ही एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। देखिए ग्रेफाइट और डायमंड दोनों 100% प्योर कार्बन है ना, दोनों का दोनों 100% प्योर कार्बन। तो फिर ग्रेफाइट डायमंड से अलग कैसे है? ग्रेफाइट डायमंड से अलग होता है, इसमें कार्बन की जो प्रेजेंस होती है वो डायमंड से अलग होती है। मतलब इसमें जो ग्रेफाइट की बॉन्डिंग होगी दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, वो बॉन्डिंग अलग हो, ठीक है, वो बॉन्डिंग अलग हो। इसमें क्या होगा कि जो बॉन्डिंग होगी ये इस तरह की हो। ग्रेफाइट का दूसरा नाम ब्लैक लेड भी है, ब्लैक लेड।
क्योंकि आपको पता ही है कि ग्रेफाइट जो है इसका हम लोग यूज करते हैं पेंसिल लीड में, पेंसिल लीड होती है ना, उसमें यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक लीड भी बोलते हैं। नेचुरल तरीका तो है ही, नेचुरल तरीका जो है ये मतलब नेचुरली ऑब्टेन बहुत जगहों से किया जाता है नेचुरल फॉर्म में, लेकिन आर्टिफिशियली भी ग्रेफाइट को बनाया जाता है। इंडिया में बहुत अवेलेबल है नेचुरली, लेकिन आर्टिफिशियल बनाने का जो इसका तरीका है, एंथ्रासाइट एक कोल होता है, आपने नाम सुना होगा। इस एंथ्रासाइट कोल को अगर हम गर्म करें सिलिका या फिर आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहां पे बन जाता है ग्रेफाइट। ये आर्टिफिशियल तरीका हो गया, लेकिन नेचुरली ये अवेलेबल है, काफी अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये है इसका ग्रेफाइट का ये आर्टिफिशियल तरीका हो गया, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन। इसमें जो कार्बन की एटम्स बॉन्डेड होगी वो एक्चुअली हेक्सागोनल रिंग में होता है। इस तरह से ये हेक्सागोनल रिंग में होता है, हेक्सागन के शेप में। और यहां पे हर एक कार्बन 3 और कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। हर एक कार्बन 3 और कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। एक्चुअली ग्रेफाइट जो है ये लेयर्स में होता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये ग्रेफाइट की अपर लेयर है, तो इसके नीचे में बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और लेयर आपको दिखेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में एक और लेयर आपको दिखेगा ग्रेफाइट का। जैसे ये लोअर लेयर हो गया, तो इस तरह से ये एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, फिर उसके नीचे चौथा लेयर, फिर उसके नीचे पांचवा लेयर। लेकिन यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वो क्वेश्चन क्या है कि कार्बन की तो बॉन्डिंग 4 होती है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो अगर कार्बन की 4 बॉन्डिंग है तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है? मैंने आपको क्या समझाया कि ग्रेफाइट जो है ये लेयर्स में है। जैसे ये अपर लेयर हो गया, ये लोअर लेयर हो गया, लेयर्स में। तो अब होता क्या है कि इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है अपर लेयर का और लोअर लेयर का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक बॉन्ड, अब ये जो बॉन्ड बनेगी, जैसे ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये इस कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से ऊपर की तो ऊपर वाली जो कार्बन की 4th इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले कार्बन के 4th इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से एक बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये काफी वीक बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है ये काफी वीक बॉन्ड होता है, और इस वीक बॉन्ड का नाम ही है वीक वंडरवॉल बॉन्ड, या आप इसको फोर्स भी बोलते हो। अब ऐसा हुआ क्यों कि इसके बीच में अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में यहाँ पे जो है बॉन्ड जो बन रही है वो काफी वीक बॉन्ड बन रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस दोनों के बीच में गैप होगा, काफी ज्यादा गैप होगा, और उसी गैप के होने के कारण यहाँ पे अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्ड बन रही है वो काफी वीक बॉन्ड होती है। इस वीक बॉन्ड का नाम हमने क्या दिया? वीक वंडरवॉल बॉन्ड दिया। तो जिसके कारण ये टेट्रावैलेंसी तो शो कर रहा है, मतलब 4 वैलेंसी तो शो कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी है इसकी, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये काफी वीक बॉन्ड होने के कारण ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो सकता है। ये वाली बॉन्ड जो है ये इजीली ब्रेक हो सकता है वीक बॉन्ड होने के कारण, इट कैन इजीली बी ब्रोकन।
ये एक चीज याद रखेगा कि अपर लेयर और लोअर लेयर, जैसे ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, इसके बीच की जो बॉन्डिंग है आपस में वो तो वीक है, लेकिन यहाँ वाली बॉन्ड वीक नहीं है। ये वाली बॉन्ड, जो इस बॉन्ड को मैं रेड कलर से शो कर दे रहा हूं, ये वाली बॉन्ड वीक नहीं है। ये मॉलिक्यूल के अंदर जो हेक्सागोनल रिंग के अंदर की जो बॉन्ड है ना, वो वीक नहीं है, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ये। It is very strong covalent bond, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे जो शेयरिंग से बन रहा है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन जो लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, लेकिन ये बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इसके कारण क्या होगा कि अपर लेयर और लोअर लेयर जैसे ये है, इस दोनों के बीच की बॉन्डिंग वीक है, तो बॉन्डिंग वीक होने के कारण क्या होगा कि ये अगर आप इस पे थोड़ी भी फोर्स लगाओ तो ये इजीली लोअर लेयर के ऊपर स्लिप कर जाएगा, ठीक है, अपर लेयर लोअर लेयर के ऊपर इजीली स्लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक होने के कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ग्रेफाइट जो है दैट इज स्लिपरी इन नेचर, ग्रेफाइट स्लिपरी होता है नेचर में। क्यों स्लिपरी होता है नेचर में? रीजन क्या है स्लिपरी होने के कारण? क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्ड है वो वीक नहीं है, इसीलिए ऊपर की लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर इजीली स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है इसकी अगर आपसे फिजिकल अपीयरेंस पूछी जाए तो फिजिकल अपीयरेंस तो आपको पता ही है कि ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कि इसकी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, इट्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट फ्री। क्यों ऑलमोस्ट फ्री है? रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री क्यों है, तो इसका रीजन क्या बताओगे? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वीक वंडरवॉल बॉन्ड, इसीलिए ये ऑलमोस्ट फ्री है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑलमोस्ट फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन विल हेल्प इन conduction of electricity, conduction of electricity. Very important question. Why is graphite considered to be a very good conductor of electricity? तो क्या बोलोगे आप? Its fourth electron is almost free because they are present in weak van der Waals bond, which helps in the conduction of electricity. That is the reason. Second point. अब यहाँ पे वीक van der Waals बॉन्ड होने के कारण जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लिप हो सकती है। स्लिप हो सकती है का मतलब क्या हुआ? स्लिपरी इन नेचर है। अगर स्लिपरी इन नेचर है तो इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? इट हैज स्लिपरी नेचर। स्लिपरी नेचर क्यों? स्लिपरी नेचर क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? सेम वही रीजन है, क्योंकि अपर हेक्सागोनल रिंग और लोअर हेक्सागोनल रिंग के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक van der Waals बॉन्ड है। वीक van der Waals bond is present between upper and lower hexagonal ring. अपर एंड लोअर हेक्सागोनल रिंग्स के बीच में वीक van der Waals बॉन्ड है। देखो स्लिपरी जरूर है नेचर में, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है। इसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर की कोवेलेंट बॉन्ड, हेक्सागोनल रिंग के अंदर की कोवेलेंट बॉन्ड वो काफी स्ट्रांग है। इट हैज वेरी स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड in between hexagonal ring.
तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इन बिटवीन हेक्सागोनल रिंग, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इसकी काफी हाई हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड है हेक्सागोनल रिंग के अंदर में, वो बॉन्ड, हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये वाली बॉन्ड, ये रेड कलर में जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, इस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये इजिली ब्रेक नहीं हो सकती, इसलिए जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है। अगर हम इस दोनों पॉइंट को कंबाइन करें, तो इस दोनों पॉइंट को कंबाइन करके इसका एक यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज lubricant, dry lubricant. It is used as dry lubricant in the machine operated at high temperature. It is used as dry lubricant, पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। इन द मशीन ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। अब चूंकि हाई टेम्परेचर पे उस तरह की कोई भी मशीन है जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रही है, तो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होने वाली कोई भी मशीन जो है उसमें लिक्विड लुब्रिकेंट देंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा वो। तो वैसी कंडीशन में हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, इन पाउडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये जो स्लिपरी नेचर भी है देखो यहाँ पे, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, दोनों ही चीजें हैं। तो उस तरह की कोई भी मशीन जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होने वाली मशीन में ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट के पाउडर का यूज करते हैं। इसके जो बाकी सारे यूजेज हैं, इसका यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोड, यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, जहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने के लिए हमें कैथोड एनोड चाहिए, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कि ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इसका यूज किया जाता है इन पेंसिल लीड, और इसका यूज किया जाता है इन ड्राई सेल, जो बैटरी होती है ना, सेल का मतलब यहाँ पे बैटरी हो गया। इट इज यूज्ड एज टाइल्स इन स्पेसशिप, एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट के ऊपर की जो टाइल्स होती है, जैसे कोई स्पेसशिप है या फिर एयरक्राफ्ट है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, उसके ऊपर टाइल्स लगाई जाती है ग्रेफाइट, ऐसे टाइल्स लगा दी जाती है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट की जो टाइल्स है क्यों लगाई जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। अब जब ये स्पेस क्राफ्ट एयर में एंटर करेगा, मान लीजिए कि ये स्पेस क्राफ्ट पहले स्पेस में था, वहां से जब ये एयर में एंटर किया, तो जब ये एयर में एंटर किया तो एयर की फ्रिक्शन के कारण इसका टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा, और काफी हाई हो जाएगा, उतनी तेजी से, उतनी हाई स्पीड में जब ये एंटर करेगा एटमॉस्फेरिक एयर में, तो एयर फ्रिक्शन से उसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, ये मेल्ट भी हो सकता है, इतनी हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लगभग इसी के आसपास हो, तो उतनी हाई टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये जो है एयरक्राफ्ट मेल्ट नहीं होगा, स्पेसक्राफ्ट ये मेल्ट नहीं होते हैं, तो उसके टिप पे खासकर यूज किया जाता है ग्रेफाइट के टाइल्स। और इसका कहाँ पे यूज किया जाएगा? लुब्रिकेंट में बता ही दिया, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ये तो आपको बता ही दिया अभी आपको मैंने। ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट एलोट्रॉप पे,
और हमारा जो लास्ट एलोट्रोप है वो है बकमिंस्टर फुल एरिन। बकमिंस्टर, देखो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो पता भी नहीं है, अभी रिसर्च वर्क चल ही रहा है इस पे। बकमिंस्टर फुल एरिन में 60 कार्बन के एटम्स एक साथ होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक फुटबॉल की शेप में होता है, मैंने भेजा भी है ग्रुप में आपको, आप वहां से भी देख सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फुटबॉल के शेप में होता है। अगर आपने फुटबॉल को ध्यान से देखा हो तो उसमें बीच बीच में पेंटागन होते हैं और हर एक पेंटागन चारों ओर हेक्सागन से अटैच होता है। यस मैम, यस। आप देखोगे उसमें ना एक्चुअली इसमें 12 पेंटागन होते हैं और वो 12 पेंटागन चारों ओर 20 हेक्सागन से अटैच होते हैं इन शेप ऑफ फुटबॉल, ठीक है। जो ये नाम है ये एक्चुअली एक नाम है, बकमिंस्टर फुलर एक नाम है। और बकमिंस्टर फुलर एक यूएस आर्किटेक्ट थे, ये थे एक यूएस आर्किटेक्ट। ये यूएस आर्किटेक्ट, इन्होंने एक डोम डिजाइन किया था, डिजाइन अ डोम। उस डोम का नाम था जियोडेजिक डोम। और जियोडेजिक डोम जो उन्होंने बनाया था, ये जब सब्सटेंस फाउंड हुआ तो इस सब्सटेंस की जो स्ट्रक्चर थी ये बिल्कुल उसी की तरह के स्ट्रक्चर थी। C60 was found to have similar structure. Of dome. इसीलिए इस आर्किटेक्ट के नाम के ऑनर पे, बकमिंस्टर फुलर उस आर्किटेक्ट का नाम था, उनके नाम के ऑनर पे इस सब्सटेंस का नाम क्या दिया गया, दिस सब्सटेंस वाज नेम्ड एज बकमिंस्टर फुल एरिन। ये इस सब्सटेंस का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बकमिंस्टर फुल एरिन। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ फुल एरिन भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको फुल एरिन भी बोलते हैं, सिर्फ फुल एरिन भी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका बकमिंस्टर फुल एरिन। इसकी जो प्रॉपर्टीज हमें पता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हमें पता है, बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं पता है, बट फिर भी जितनी चीजें हमें पता है, ये ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है, इट इज अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। न ही डायमंड की तरह बहुत ज्यादा हार्ड होगा, नाइदर हार्ड लाइक डायमंड नॉर स्लिपरी लाइक, या सॉफ्ट बोलो सीधा, सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट। न ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज्यादा हाई होती है ना बहुत ज्यादा कम होती है, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट। ये ब्लैक कलर्ड ग्रैन्युलेटेड सब्सटेंस, ग्रैन्युलेटेड सब्सटेंस, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है, ग्रैन्युलेटेड सब्सटेंस होगा, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट होगी, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा कम। इसका जो यूज किया जा रहा है अभी, इसका हम लोग दो जगहों पे अभी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक तो यूज कर रहे हैं हम इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सबसे ज्यादा यहां यूज कर रहे हैं, और इसका यूज कर रहे हैं टू फॉर्म सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है इससे, ठीक है, सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है इससे। हम उस तरह के सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर बोलते हैं
जिसमें कि रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस जिसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट काफी कम होगी, और जब हीटिंग इफेक्ट काफी कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन वहां से काफी आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे क्या होता है कि काफी मुश्किल होता है ये चीज की इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हीट लॉस काफी ज्यादा होता है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि ऐसा सुपर कंडक्टर बनाया जा सके जिसमें कि हीट लॉस एकदम कम हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया बकमिंस्टर फुल एरियन के बारे में। ठीक है, तो आपने तीनों चीज के बारे में पढ़ लिया, तीनों चीज के बारे में पढ़ लिया आपने, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुल एरियन तीनों के बारे में पढ़ लिया।